गुड मॉर्निंग बच्चों। और बेटा कैसे हैं आप लोग? चलिए, आई होप हम लोग सभी लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लास कर रहे हैं और अपने कोर्स को ध्यान में रखते हुए अपने सिलेबस को आगे की ओर लेके चलते हैं। ठीक है, और चूंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है आपके लिए, आपके कैरियर के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि मैं आपको गाइड कर सकूं और आप अपने कैरियर में कुछ अच्छा बेहतर कर सकें। ओके, तो चलिए, हम लोगों ने इसके पहले के क्लास में क्या देखा था? तो इसके पहले के क्लास में एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है, यानी कि कैसे ये एक लिविंग थिंग्स के लिए इम्पॉर्टेंट जो होती है वो न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग फूड को खाते हैं, यानी कि टेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। तो जो फूड को हमने लिया है खाना के रूप में और वो हमारे बॉडी के अंदर जा करके डाइजेशन के प्रोसेस से एसिमुलेट होकर के हमारे बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में मिक्स होते हैं एंड देन द डाइजेस्टेड फूड एंड एसिमुलेटरी फूड इट ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी and each and every cell of our body utilize this food for the energy। अब इस एनर्जी का यूज करके हमारा सेल जो है वो ग्रोथ करता है। ग्रोथ करने के बाद में हमारा सेल डिवाइड करते हैं और हम जिससे हमारे बॉडी का ग्रोथ बढ़ता है। यानी जब हम जन्म लिए थे तो इतने छोटे से थे, आज हमारा बॉडी का साइज, वेट, हाइट सब बड़ा है। क्यों? दिस इज ओनली ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। तो नंबर ऑफ सेल जितना बढ़ेगा हमारे बॉडी का ग्रोथ उतना बढ़ेगा। और नंबर ऑफ सेल कब बढ़ेगा? तो जब हम ज़्यादा डाइट लेंगे। ज़्यादा डाइट कहने का मतलब कि प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के सेल को मिलेंगे तो वो अल्टीमेटली डिवाइड करेंगे। ये सब सेल डिवीजन की बातें आपको थोड़ा सा बेसिक जो है वो एक मीडियम रेंज का आपको एक दे दिया गया होगा, मैडम ने आपको बताया होगा। और आपका नेक्स्ट जो लेसन भी है वो फर्स्ट लेसन आपको स्टार्ट होंगे सेल और सेल डिवीजन ही। ओके, लेकिन उसके पहले जो कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें पूरे सेशन में यानी 11 और 12 सभी जगह हमें काम आने वाले हैं, वो सारी चीज़ों को हमें एक बार रिवाइज करके आगे की ओर बढ़ना है। चलिए देखते हैं अब हम लोग। तो हमने आपको यहाँ तक जो बातें हैं बेसिक जो है वो बताया था। एक बार रिवीजन के तौर पे आपको यहाँ पर फिर से मैं रिवाइज कर दूं तो वो पॉइंट क्या क्या थे। तो मैंने आपको बोला था न्यूट्रिशन, एंड न्यूट्रिशन में आपको मैंने बताया था कि न्यूट्रिशन की बातें क्या क्या हैं। तो न्यूट्रिशन की बातों में मैंने आपको बोला था कि न्यूट्रिशन बेटा हमें ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म है वो दो तरह के हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। एंड हेट्रोट्रॉफिक में हम लोगों ने सीखा था पैरासिटिक एंड सेकेंड वन इज सैप्रोफिटिक एंड थर्ड वन इज होलोजोइक। देखो, होलोजोइक न्यूट्रिशन में यानी कि जो हम लोग फूड को टेकिंग ऑफ फूड थ्रू द इंजेक्शन, यानी कि जब हम खाना को अपने माउथ के थ्रू यानी बॉडी के अंदर डालते हैं, दैट इज द इंजेक्शन, और उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं होलोजोइक। यानी यहाँ पर कह सकते हैं टेकिंग ऑफ फूड थ्रू इंजेक्शन इज कॉल्ड होलोजोइक। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? होलोजोइक कहते हैं, इज कॉल्ड होलोजोइक। अब नेक्स्ट आइए आप, हेट्रोट्रॉफिक में ये सब बातें हो गई। तो पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक। अब उसके बाद में देखिए, आइए इसके आगे अब हम लोगों ने आपको मैंने बोला था कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो प्लांट अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे करता है, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो हाउ कैन प्लांट ऑब्टेन देयर फूड एंड हाउ कैन एनिमल ऑब्टेन देयर फूड? तो नाउ वी विल फोकस ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन plant. First of all, we have to focus on the mode of nutrition in plant. So now we will start mode of nutrition in
प्लांट। देखो बच्चों, ये इसमें से बहुत सारी बातें जो है वो आप लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता है उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो बच्चे का सारी चीजें पता है वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि आपका एक अच्छा रिवीजन हो रहा है। और ऐसा नहीं है, ये सारे पार्ट जो हैं वो आपके 11 और 12 में आने वाले हैं। अब जैसे अभी हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट करेंगे, ये तो टॉपिक तो एक्चुअल में देखें हम लोग तो ये सभी जगह आते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस एक ऐसा टॉपिक है कि क्लास 11th के प्लांट फिजियोलॉजी का लेसन है, और इसके बाद जब आगे भी कोई भी बायोलॉजी का कोई भी आगे कोर्स करेंगे तो ये हर जगह आते रहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनका किया हुआ है उनके लिए रिवीजन है, और जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो पैनिक नहीं होंगे, चीज़ों को एकदम आसानी से सीखेंगे। एक हमेशा चीज़ को याद रखेंगे, रोम हैज नॉट बुल्ट इन ए डे। रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली एंड इट इज नॉट बुल्ट इन ए डे, यानी रोम एक दिन में नहीं बना है, रोम को बनाने में सैकड़ों वर्ष लगे, क्योंकि बहुत खूबसूरत सिटी है वो। तो उसी तरह बेटा यहाँ पर कि आप कोई भी ऐसा बच्चा जिसको कुछ नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ नहीं लग रहा है, थोड़ा सा भी अगर आपको कोई तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। किसी भी टीचर को आप डायरेक्टली कॉल कीजिए कि सर मुझे ये दिक्कत है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जो भी आपके हैं, जिनसे भी आपको लगता है, तो आप उनको कॉल कीजिए, बताइए मुझे ये कुछ भी नहीं आता, नथिंग, जीरो, तो मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। दे विल गाइड यू। तो आपको वहाँ से गाइडेंस मिलेगी। हमारा काम सिर्फ यहाँ बोर्ड पे आकर के आपको चीज़ों को लिख करके चला जाना नहीं है। आप ही के जैसे बच्चे ही रिजल्ट करते हैं, ये बात तय है। आप ही के जैसे बच्चे, वो कोई एलियन नहीं होते हैं, वो कोई दूसरे सैटेलाइट वगैरह या किसी दूसरे जगह से नहीं आए हुए थे, वो आप ही के जैसे बच्चे हैं। बस ये 2 साल 2.5 साल खूब अच्छे से मेहनत जो करते हैं, वही मेहनत रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, जीरो है, डोंट वरी, आप आज से सोच लो कि मुझे आज से ये सारी चीज़ सीक्वेंस में चलनी है। और उसका तरीका क्या है, जो टीचर जितना पढ़ा रहे हैं उसको बार बार रिवीजन करो, उसको बार बार सीक्वेंस में चलो। कोई दिक्कत है उनको कॉल करो, व्हाट्सअप करो, जो तरीका आपको अच्छा लगता है उससे उनको कांटेक्ट करके उनसे सजेशन लो, यही मेथड होता है। अब चलिए आप आइए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में न्यूट्रिशन का क्या मोड है, तो आप जानते हो कि प्लांट जो भी होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं। कैसे, तो देखो लिखते हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, यानी जो भी प्लांट होते हैं वो कैसे हैं, वो ऑटोट्रॉफिक हैं। सेकेंड चीज क्या है, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, प्लांट जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं। अब आइए यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक के बाद में, तो प्लांट ऑटोट्रॉफिक है मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, तो भैया कैसे बनाते हैं। अब आप सोचते होंगे कि सर आपका खाना कौन बनाता है, तो बोलेंगे मम्मी खाना बनाती नहीं है, मम्मी खाना को सिर्फ पकाती है। पकाने का कहने का मतलब जो अनसॉल्युबलाइज्ड फूड है उसको हीट और वाटर दे करके उसको सॉफ्ट एंड सॉल्युबलाइज्ड फूड में कन्वर्ट किया जाता है। अगर आप राइस डायरेक्ट खाओगे तो शायद सॉल्युबलाइज्ड नहीं हो, लेकिन उसको हीट दे करके और वाटर दे करके उसको सॉफ्ट एंड सॉल्युबलाइज्ड बनाते हैं ताकि हम खाएं तो वो डाइजेस्ट हो सके। तो खाना को pकाना और खाना बनाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब आइए यहाँ पर तो कह रहे हैं कि ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, मतलब दे आर कैपेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्यों भाई, कैसे? सिंथेसाइज देयर ओन फूड by the process of photosynthesis। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो अपना खाना क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना बनाते कैसे हैं खुद, तो फोटोसिंथेसिस क्या है, अब चलिए इसको देखते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा फिजियोकेमिकल रिएक्शन है
यानी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन है जिसमें सनलाइट की एनर्जी यानी लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और क्लोरोफिल या वाटर। अब आइए देखो तो इसमें होता क्या है फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज द ग्लूकोज। ये भी बोल सकते हैं हम लोग, ऐसे भी बोलते हैं। तो देखेंगे फोटोसिंथेसिस इज ए बायोकेमिकल रिएक्शन या इज ए photosynthesis is an anabolic reaction। अब एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है ये जानबूझ के मैंने लिखा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा एनाबॉलिक अभी मैं समझाऊंगा, इसीलिए चाहता तो सिंपल लिख देता। तो फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक रिएक्शन इन विच or inorganic compound CO2 and H2O convert into light energy into inorganic compound CO2 and H2O convert into organic compound carbohydrate या ग्लूकोज। organic compound in the presence of light and chlorophyll। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। तो लाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब पूरा रिएक्शन क्या है वो भी अभी हम लोग देखेंगे, अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है इसमें ये भी हम लोग बोलते हैं कि इन फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, ऐसा क्यों? ये भी एक बात हो गई। अब तीसरी बात है इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अकर्स। अब ये तीनों पॉइंट को यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ रिएक्शन को लिख करके। चलिए, तो ये डेफिनेशन है आपके पास यहाँ पर, और इस डेफिनेशन का क्या क्या हो रहा है चलिए वो देखते हैं। तो रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पर 6CO2 प्लस 6H2O। देखिए ये 6H2O भी लिख सकते हैं या 12H2O भी लिख सकते हैं। मैं 12 से समझाता हूँ, पुराना जो है वो 6H2O लेके चलते हैं और नए कंसेप्ट के हिसाब से 12H2O लेके चलते हैं। 12H2O से क्या बनता है, हमें क्या मिलता है? तो C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, और साथ ही साथ किसके प्रेजेंस में? तो यहाँ पर बेटा प्रेजेंस होगा सनलाइट एंड क्लोरोफिल।
सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब हमने क्या बोला था कि फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। एनाबॉलिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी सेल के अंदर, सेल पढ़ लिया आप लोगों ने बेटा, किसी भी सेल के अंदर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनना, तो यहाँ पर देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड CO2 और H2O है, दोनों मिलकर के एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं किसको है, यहाँ पे तो कार्बन है तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए, लेकिन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन को साथ होना जरूरी है। यहाँ पर सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन है, तो इसलिए यह इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड CO2 एंड H2O ये मिल करके क्या दे रहा है? दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों है। तो कार्बन और हाइड्रोजन जब मिल गया तो वो हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे ग्लूकोज बन गया, तो हमने यही लिखा है यहाँ पर। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनना एनाबॉलिक रिएक्शन, तो इसलिए यह नाम हो गया एनाबॉलिक रिएक्शन। इन विच इनऑर्गेनिक कंपाउंड CO2 and H2O, इनऑर्गेनिक कंपाउंड CO2 and H2O कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो किसमें कन्वर्ट हो गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। तो यहाँ पर लाइट और क्लोरोफिल होगा तभी। एंड O2 evolved as end product, और O2 जो है वो एज एंड प्रोडक्ट के रूप में निकला है। देखो तो यहाँ पर 6O2 निकल चुका है। अब आइए दूसरी बात हमने लिखा है कि फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ये जो केमिकल में एनर्जी है वो कहाँ से आया है? तो ये सनलाइट के लाइट में जो एनर्जी है कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। तीसरी पॉइंट लिखा है फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अकर्स, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। तो रिडक्शन ऑफ CO2 में पहले हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन आके जुटा है, इसका हाइड्रोजन इसमें आएगा तभी ग्लूकोज बना है। यानी यहाँ पर CO2 का क्या हो रहा है? CO2 में रिडक्शन होगा, और H2O से हाइड्रोजन का निकलना मतलब H2O का ऑक्सीडेशन। किसी ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कहीं से हाइड्रोजन आके जुटना, दैट इज द रिडक्शन, और किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन का निकलना, दैट इज द ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में मैंने बोला आपको कि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं। तो क्यों भैया? तो CO2 में हाइड्रोजन आके ऐड हुआ है, इस वजह से ये क्या हो गया, इसका रिडक्शन, और H2O में से हाइड्रोजन निकला है इसलिए इसका हो गया ऑक्सीडेशन। अब इतनी सारी बातें तो हो गई। अब आपको क्यों हमने बोला कि फोटोसिंथेसिस में बेटा ये जो बातें हैं यानी कि जरूरी है कि उसमें क्या होगा? तो फोटोसिंथेसिस में ये रिएक्शन होंगे। अब आइए चलिए देखते हैं कुछ बातें। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है? रिक्वायरमेंट फॉर या कंपाउंड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस या रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्या क्या जरूरत हो जाएगी फोटोसिंथेसिस के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से चले हम लोग, तो इसको क्या क्या जरूरत होगी? पहले रॉ मटेरियल के रूप में क्या क्या जरूरत हो सकती है? तो CO2 एंड H2O। फिर उसके बाद तो रॉ मटेरियल के रूप में यानी इसको तीन चीज की जरूरत पड़ेगी, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रॉ मटेरियल है, ये तीन एलिमेंट चाहिए। उसके बाद हीट के रूप में सनलाइट, और एक होगा फिर पिगमेंट। तो पिगमेंट के रूप में क्लोरोफिल। अब मैं ऐसे क्यों दिया हूं बेटा? आप मान लो कि आपको एक सिंपल सी चाय बनानी है, टी। यहाँ पर चाय बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो शुगर, मिल्क और टी। अब इन तीनों को मिक्स करके एक पॉट चाहिए, और गैस
यानी जिससे हीट दे सकें, हीटर, गैस, इंडक्शन, कुछ भी। तो इसके लिए कोई ना कोई एक स्टोव फॉर द हीट एंड एक पॉट चाहिए, बर्तन जिसमें हम लोग चाय को बना सकें। ये पॉट की जरूरत क्या है? इन तीनों को मिक्स करके इस पॉट में डालते हैं और तब उसके ऊपर यहाँ से फ्लेम यानी गैस जो होगा जलेगा तो हीट देगा, ये सब मिक्स हो जाएंगे। उसी तरह यहाँ पर एनर्जी के रूप में यानी जो चाहिए वो है सनलाइट। ऐसा करते हैं क्या, आप अपने गार्डन में प्लांट को लगाते हैं और उसको हीट देने के लिए नीचे चारों तरफ आग लगा देते हैं? ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो अगर किया भी तो वो फिर प्लांट नहीं बचेगा। तो अब आप आइए देखिए यहाँ पर, तो प्लांट को जो हीट एनर्जी चाहिए वो सनलाइट से ले लेता है, क्योंकि लाइट में हीट होते हैं। और जो लाइट को हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जैसे बर्तन क्या करते हैं जिसमें चाय बनाते हैं, केतली वगैरह जो भी, तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर ये जो पिगमेंट है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, जैसे पॉट जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। और रॉ मटेरियल के रूप में क्या है? CO2 एंड H2O, तीनों एलिमेंट मिल गए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन्हीं तीनों को मिक्स करके यहाँ पर क्या बना दिया? ग्लूकोज। और ग्लूकोज बन गया मतलब खाना तैयार हो गया प्लांट का। यही होता है फोटोसिंथेसिस। अभी तो बहुत लंबा है, बहुत सारी चीजें हैं, बस बेसिक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेके चलिए। फोटोसिंथेसिस मैं ही पढ़ाऊंगा आपको बहुत अच्छे से, बहुत आगे बहुत डिटेल में चलेगा, लेकिन एक जनरल व्यू जो है वो यही चीज है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट क्यों नेसेसरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट क्यों नेसेसरी है, ये एक्सपेरिमेंट के रूप में भी आपको दिखाया गया है। तो देखो, अगर लाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा क्या? पिगमेंट के रूप में अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा क्या? ये भी चीज को देखते हैं हम लोग। अब आइए नेक्स्ट, चलिए बेटा, तो हम कह रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करके देखते हैं। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट में क्या दिखाता है? सनलाइट necessary for photosynthesis। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट से हम लोग कि सनलाइट को यानी सनलाइट जो है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। कैसे भाई? तो चलिए देखते हैं। एक डायग्राम आपको हम बनाते हैं और उस डायग्राम से वो सारा चीज आपको हो जाएंगे। प्राची मैडम को बोल दो 1 बजे 11th में मेरा लेक्चर शेयर करने के लिए वीडियो बन रहे हैं, पाटिल सर का जो है ना उसमें होगा। तो चलिए एक्सपेरिमेंट के लिए डायग्राम हम आपको देते हैं और उससे सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए, ये एक प्लांट को लिया,
अब देखिए बेटा, यहाँ पर यह एक प्लांट है और इस प्लांट का यह एक थोड़ा समझाने के लिए बड़ा लीफ ले लिया हूँ और यह एक लीफ है, ओके। और इस लीफ का एक पार्ट जो है हम लोगों ने डार्क कर दिया है। डार्क कहने का मतलब कि इसके ऊपर एक एल्युमिनियम के फॉइल को लगा दिया है। एल्युमिनियम फॉइल आते हैं, तो इस पार्ट पे, ये बीच वाले इस पार्ट को एल्युमिनियम के फॉइल से कवर कर दिया है। और कवर करने के पहले इस प्लांट को 2-3 दिन तक हम लोगों ने डार्क में यानी अंधेरे में रखा है। उसका फायदा क्या, नुकसान क्या, वो सारा चीज अभी बताते हैं हम लोग, ओके। तो दिस इज द पॉटेड प्लांट having green leaves, having green leaves. Part of leaf, part of leaves covered with, part of leaf, एक ही लीफ कर रहे हैं इसलिए लीव्स नहीं लीफ होगा। part of leaf covered with aluminum foil, not exposed to sunlight. This is not exposed to sunlight, not exposed to, यानी ये वाला पार्ट जो है वो एल्युमिनियम फॉइल से कवर है और इसको सनलाइट में एक्सपोज नहीं किया गया है, यानी यहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ रहे हैं, ओके। अब आइए, अब इस लीफ को निकाल करके यहाँ से कट कर दिया, निकाल दिया तोड़ करके, और उसके बाद उसको एक बीकर लेते हैं, ग्लास का एक पॉट होता है बीकर, और उसमें अल्कोहल को डाल करके उसमें उसको बॉईल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, और ये लीफ हो गया बेटा। और ये लीफ जो है यानी इसका एक पार्ट जो है वो एल्युमिनियम फॉइल से कवर वाला पार्ट है, ओके। तो ये एल्युमिनियम फॉइल से कवर वाला लीफ जो है वो इधर की ओर आया है, यानी ये लीफ ले लिया इसके अंदर, और इसके अंदर जो लीफ लिया है ये अल्कोहल का सॉल्यूशन है, इसमें इस लीफ को डाला है, ओके। तो ये जो लिक्विड है इसके अंदर वो है अल्कोहल, और ग्रीन लीफ आफ्टर बॉइलिंग इन वाटर, ये हम लोग लिख रहे हैं ग्रीन लीफ आफ्टर बॉइलिंग इन वाटर, आफ्टर बॉइलिंग इन वाटर, ये हो गया वाटर। फिर वाटर बाथ बिग बीकर,
बहुत बिग बिकर। अब उस लीफ को जब हम लोग अल्कोहल में डाल के गर्म कर दिया, उसके बाद उसको एक पेट्री डिश पे निकाल के रख लेते हैं, और ये जो लीफ आएगा ये डीकलराइज लीफ होंगे, यानी इसके कलर जो है वह डीकलराइज हो जाएंगे। तो पेट्री डिश एंड ये जो लीफ है डीकलराइज्ड लीफ, ये डीकलराइज्ड लीफ है। यहाँ पर लिख देता हूँ क्लोरोफिल रिमूव्ड लीफ, एंड ये हुआ यहाँ पर अब इसके ऊपर एक आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं हम लोग। ये आयोडीन का सॉल्यूशन है इस लीफ के ऊपर, ये हुआ आयोडीन। जब इस आयोडीन का सॉल्यूशन इस लीफ के ऊपर पड़ता है तो ये वाला पार्ट जो है ये हो जाते हैं ब्लू ब्लैक कलर, ब्लू ब्लैक कलर, यानी इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। और ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट में भी ब्लू ब्लैक कलर होगा, ब्लू ब्लैक कलर। और ये जो पार्ट है यहाँ वाला जिस पे एल्युमिनियम फॉयल लगी थी, नो ब्लू ब्लैक कलर, नो ब्लू ब्लैक कलर, नो ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस, नो स्टार्च प्रेजेंट, नो स्टार्च प्रेजेंट। अब आइए देखिए, हम लोगों ने पहले ये एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता करना है कि क्या सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस हो सकता है, सनलाइट या लाइट के बिना। हम लोग इस ट्यूबलाइट में भी फोटोसिंथेसिस कराते हैं लेबोरेटरी में, लेकिन छोटे स्केल पे। अभी वो सब्जेक्ट हमारा नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है कि क्या लाइट के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस हो सकता है। इस बात को पता करने के लिए, यानी कि लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूफ करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए कि यस लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक प्लांट को पहले लेते हैं और इस प्लांट को 2 से 3 दिन तक अंधेरे में रख देते हैं, ताकि उस लीफ में अगर पहले से बना हुआ कोई स्टार्च हो तो वो खत्म हो जाए। अब स्टार्च क्या होता है, देखिए, अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा ना तो वह क्या बनाएगा, ग्लूकोज, और बहुत सारे ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज डॉट डॉट डॉट,
तो बहुत सारे जब ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वही स्टार्च होते हैं। तो प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल यानी प्लांट अपने सेल के अंदर क्या रिजर्व करके रखता है, आप बैंक में क्या जमा करते हो, पैसा, ताकि बुरे वक्त में काम आ सके। उसी तरह बेटा प्लांट जो है अपने फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है, किस रूप में, तो स्टार्च के रूप में। तो ये जो लीफ है, इस लीफ में पहले का बना हुआ अगर कोई स्टार्च है तो वो खत्म हो जाए, इसके लिए 2 से 3 दिन तक इसको अंधेरे में रख दिया। और अंधेरे में रखने के बाद इस लीफ को लिया और इस लीफ में क्या लगा दिया है, इस लीफ में हमने अल्युमिनियम फॉयल लगा दिया है और अब इसको अंधेरे से लाइट में रखा 2 से 3 दिन तक। पहले अंधेरे में रखा, उसके बाद लीफ के इस पार्ट में क्या लगा दिया, अल्युमिनियम फॉयल। अब 2 से 3 दिन तक इसको सनलाइट में रखा। प्लांट के सभी पार्ट में सनलाइट मिलेगा, सिर्फ इस पार्ट में सनलाइट नहीं मिला। 3 दिन के बाद इस लीफ को तोड़ेंगे और एक बीकर लेंगे, उसमें अल्कोहल डाल देंगे और अल्कोहल भरने के बाद इस अल्कोहल वाले पार्ट में लीफ को डाल दिया और इसको हम लोग गर्म करेंगे। आप सोचेंगे सर पहले पानी को गर्म किया और गर्म पानी में इस अल्कोहल वाले बीकर को क्यों डाल रहे हैं। अल्कोहल को जनरली डायरेक्ट जहां पर आग है यानी फायर के नज़दीक लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि वो हाईली इन्फ्लामेबल होते हैं। तो इसीलिए आग से बचने के लिए, फायर से बचने के लिए अल्कोहल को एक पानी के गर्म पानी के टब में डाल के बॉईल करते हैं। तो पानी गर्म होगा तो ये उसके हीट से ये अल्कोहल भी जो है वो गर्म होगा और गर्म अल्कोहल के वजह से ये लीफ के ऊपर जितने भी पिगमेंट है वो डीकलराइज हो जाएंगे, यानी जो ग्रीन कलर था का लीफ था वो कलरलेस हो जाएगा। उसके बाद उस लीफ को निकाल करके पेट्री डिश पे रखा और उसके बाद इस लीफ के पार्ट पे, ये वाला पार्ट जहाँ पे अल्युमिनियम फॉयल नहीं लगा था वहाँ पे आयोडीन का सॉल्यूशन डाला। अब आयोडीन का काम क्या है कि आयोडीन अगर उसको स्टार्च मिलेगा तो वो रिएक्शन करके ब्लू या ब्लैक कलर देता है। तो यहाँ पर तो ग्रीन पार्ट था, इस पार्ट पे लाइट मिली इसको, तो लाइट मिला यानी कि अगर ये स्टार्च बनाया होगा तो आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा। और यही वजह होती है कि जब आयोडीन का सॉल्यूशन इस जगह पे पड़ता है तो यह रिएक्शन करके ये वाला प्लांट का ये पार्ट वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता है। जबकि लीफ का ये वाला पार्ट इधर भी जब आयोडीन का देते हैं तो चूंकि यहाँ भी सनलाइट पड़ी थी तो इसके ऊपर भी जब आयोडीन का सॉल्यूशन देते हैं तो ये भी पार्ट ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये वाला पार्ट अल्युमिनियम फॉयल से इसको कवर किया हुआ था। अल्युमिनियम फॉयल से कवर करने की वजह से जब इसके ऊपर सनलाइट नहीं पड़ा और आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ये ब्लू ब्लैक कलर में नहीं कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब कि लाइट नहीं पड़ा, इस वजह से वो स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं कर सका। अगर वो भी लाइट पड़ती और वो भी स्टार्च अगर बनाता तो आयोडीन के सॉल्यूशन से वो क्या कर लेता, आयोडीन के सॉल्यूशन से वो रिएक्शन करके ब्लू या ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता। समझ में आई बात? लेकिन ऐसा नहीं कर पाता है। तो इस बात से, इस एक्सपेरिमेंट से ये बेटा प्रूफ होता है कि लाइट जो है वो नेसेसरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जब भी फोटोसिंथेसिस होगा तो ग्लूकोज और स्टार्च बनेंगे। पहले ग्लूकोज बनेगा, बहुत सारे ग्लूकोज बन जाएंगे तो जुड़ करके वो स्टार्च बन जाएगा। लेकिन इस पार्ट में लाइट नहीं पड़ा तो ग्लूकोज नहीं बना, ग्लूकोज नहीं बना तो वहाँ से स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हो सका। तो ये फाइनली एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ करता है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। इसी की जैसा एक और एक्सपेरिमेंट है क्लोरोफिल का, कि क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। उसमें भी सेम चीज़ है कि पहले क्या करते हैं हम लोग कि वहाँ पे डीकलराइज लीफ को लेकर के सनलाइट में रखते हैं। लीफ को पहले अल्कोहल से डीकलराइज कर देंगे और सनलाइट में रखेंगे। जब क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो वहाँ पे आयोडीन का रिएक्शन भी कराएंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, मतलब क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़े से बेसिक चीज़ें हैं। अब ये तो आप समझें। अब आपको एक डायग्राम से ये बताता हूँ कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। देखिए
अब ये जो प्लांट है, ये एक प्लांट है बेटा, मान लीजिए हमने क्या बोला, प्लांट को क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो प्लांट को चाहिए भाई सनलाइट, प्लांट को चाहिए क्लोरोफिल, प्लांट को चाहिए CO2 एंड प्लांट को चाहिए H2O। अब प्लांट H2O कहाँ से लेता है? यहाँ पर ये सॉइल के पार्टिकल हैं, और इस सॉइल पार्टिकल में क्या है? तो सॉइल पार्टिकल में बेटा H2O है, दिस इज H2O। ये रूट के अंदर रूट हेयर होते हैं, ये H2O को एब्जॉर्ब करके H2O को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ से H2O जो है वह प्लांट के लीफ में पहुंचेगा, किसके थ्रू? तो जाइलम के थ्रू। किसके थ्रू? ये H2O प्लांट के कहाँ पहुंचेगा? तो प्लांट के लीफ में पहुंचेगा। चलो, और ये एक लीफ का पार्ट हो गया, आप समझ रहे हैं लीफ है। यहाँ से क्या आ गया रे भाई? तो यहाँ से आ गया H2O। अब प्लांट के लीफ के ऊपर यानी सरफेस के ऊपर एक पोर होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। ये स्टोमाटा ओपन होगा और यहाँ से क्या दे देगा इसको? ये आ गया CO2, और ये ग्रीन कलर का है तो इसके ऊपर पिगमेंट है, और इसी लीफ को, ये जो लीफ है इसको क्या मिल रहा है? इस लीफ को मिल रहा है सनलाइट। यहाँ से ये प्लांट का जो लीफ है वो सनलाइट को ले लिया, H2O भी आ गया, एटमॉस्फेयर है, यानी कि ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ से CO2 आ गया, यानी जो तीन एलिमेंट चाहिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ग्लूकोज बनाने के लिए, वो तीनों एलिमेंट मिल गया, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ से इन तीनों एलिमेंट को ले करके, अब एलिमेंट लिया है तो पहले आप जान जाओ H2O है तो H2O का क्या होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर आप पढ़े होंगे। तो इस बॉन्ड को तोड़ना होगा ना रे भाई, तो बॉन्ड कैसे टूटेगा? उसके लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? सनलाइट से। और साथ ही साथ ग्लूकोज बनाने के लिए कुछ नए बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे। तो बॉन्ड बनाने के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो सनलाइट। तो ये इस सब को तोड़ करके और यहाँ फिर ये क्या बना देता है? C6, यानी अब फाइनल क्या बन गया? यहाँ बन गया C6H12O6, यानी ये हो गया ग्लूकोज। अब यहाँ से ग्लूकोज जो बना है, अब इस ग्लूकोज की जरूरत है इस प्लांट के रूट को, क्योंकि रूट में तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, वो सॉइल के नीचे में है। तो इस ग्लूकोज की सप्लाई जहाँ जहाँ प्लांट को जरूरत होगी वहाँ वहाँ ये करेगा। यानी पहले तो ये लेकर के आ जाएगा कहाँ? ये रूट पार्ट में, और अगर प्लांट के किसी दूसरे रीजन में भी जरूरत होगी तो ये उधर की ओर भी सप्लाई कर देगा। तो यही होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि प्लांट को ये लीफ में क्लोरोफिल है और वो लाइट को एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर से CO2 लेके और सॉइल से वो मिनरल्स एंड वाटर को लेकर के। और आप सोचो कि आप जब प्लांट लगाते हो तो क्या देते हो प्लांट को? सिर्फ पानी। वो जिस मिट्टी में आपने लगाया है उस मिट्टी में सिर्फ पानी होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे मनी प्लांट को सिर्फ पानी में डाल देने से होते रहता है, क्यों? तो प्लांट को मिट्टी की जरूरत नहीं है, प्लांट को मिनरल्स एंड वाटर की जरूरत है। तो आपने वाटर में ही डाल दिया है, इसलिए वो डायरेक्ट वाटर को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करके अपना सर्वाइवल बना लेता है। जीने के लिए क्या चाहिए? खाना, और वो खाना वो प्लांट खुद बना लेता है। तो उसको वो खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? तो वो खाना बनाने के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और सनलाइट। बाकी तो उसके पास ग्रीन पिगमेंट है ही, तो वो अपना बाकी काम कर लिया और वो सर्वाइवल अपना बनाए रख लिया। तो इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस करके प्लांट अपना सर्वाइवल बना लेता है, और यही होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पर हमने बोला था कि ये जो वाटर, इसको कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर।
वाटर का अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर बाय जाइलम। तो ये पानी नीचे से ऊपर की ओर कैसे जा रहा है? जाइलम के थ्रू। एंड बाय डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ फूड। तो फूड का बाई डायरेक्शनल मूवमेंट कैसे हो रहा है भाई? तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ फूड बाय फ्लोएम। किसके थ्रू? तो फ्लोएम के थ्रू। तो ये जाइलम एंड फ्लोएम एक वस्कुलर टिश्यू होते हैं प्लांट में, जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये फूड का मूवमेंट कराता है, तो ये जाइलम जो है वो वाटर का मूवमेंट कराता है। यही हो गया बात। अब चलिए, तो यहाँ तक की बातें कंप्लीट हो गई हमारी, यानी एक आप राउंड अबाउट एक आपने फोटोसिंथेसिस को समझा, और इसी फोटोसिंथेसिस में आपको मैंने बताया कि जो प्लांट है वो इस तरह से परफॉर्म करते हैं। और प्लांट का जो पार्टिकुलर सेल होता है, यानी ये जो सेल हुआ, तो प्लांट के लीफ में भी एक पार्टिकुलर सेल होते हैं जहां पर ये परफॉर्म होता है, उसको कहते हैं हम लोग कौन सा सेल? तो पहले ये तो स्ट्रक्चर हो गया स्टोमाटा का, जहां से CO2 इंटर करता है, ठीक है। और प्लांट के यानी ये जो पार्ट है, ये सेल, और सेल के अंदर जहां पे ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है, दिस इज दी क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, लीफ के सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही ये परफॉर्म होते हैं। ओके, और ये जो सेल है, इस सेल का नाम है मेसोफिल सेल, ठीक है। बंडल सिस सेल और मेसोफिल सेल, ये सब आगे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाना है, आराम से पढ़ा, हम लोग सब चीज़ देखेंगे। ओके, कितना देर हुआ? कितना? 46, ठीक। तो अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे बेटा न्यूट्रिशन इन एनिमल। प्लांट का एक मोटा मोटी आप लोगों को एक व्यू दिया कि प्लांट कैसे अपना न्यूट्रिशन करता है। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल, यानी हमारे अंदर न्यूट्रिशन कैसे होते हैं, यानी हमें एनर्जी कैसे मिलती है। जो हम खाना खाते हैं, क्या वो खाना हमें डायरेक्ट, हम खाना खाया एनर्जी मिल गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसके भी बहुत सारे वेरियस प्रोसेस होते हैं। तो इसके बाद में अभी हम लोग ये देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल। ओके।